नमस्कार दोस्तों, साहित्य अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की पुस्तक वासंती। कक्षा 10वीं की हिंदी सामान्य की पुस्तक जो है वासंती, उससे हम पढ़ने वाले हैं पाठ 2 यानी संस्कृति का स्वरूप। पाठ तो काफ़ी बड़ा है और पद्यात्मक पाठ नहीं बल्कि गद्यात्मक पाठ है। गद्य यानी कि ये निबंध है। तो इसको हम पूरा रीड करें, आप खुद रीड कर भी सकते हैं किताब के अंदर, पुस्तक के अंदर। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। हाँ, मैं आपको समरी बता देता हूँ और समरी देखने के बाद हम इसमें क्या बताया गया, सारांश समझने के बाद जो है हम इसके अभ्यास यानी एक्सरसाइज पर आएंगे। अगर पद्य वाला पाठ है तो मैं निश्चित ही आपको समझाऊंगा। जैसे कि इसके बाद का जो तीसरा पाठ है मीरा के पद, अभी जो विनय के पद था वो हमने समझा था, मीरा के पद भी हम एक्सप्लेन करेंगे उसके दोनों पदों को। तो कविताओं के जो पाठ हैं, पद्यों के जो पाठ हैं वो तो हम समझेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन ये जो पाठ है ये हमें केवल समरी ही देखनी पड़ेगी। तो आइए समरी की शुरुआत करते हैं, सारांश की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार चलिए, अगर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा वीक है अभी यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ कृपया करके मेरे वीडियोस को शेयर करें, जिससे मैं मोटिवेट हूँ आगे वीडियोस बनाने के लिए। अन्यथा मेरे मन में तो यह विचार आ रहा था कि इस चैनल को बंद किया जाए, लेकिन मैं आपका लॉस नहीं करवाना चाहता और पूरे वीडियोस बनाना चाहता हूँ, आगे भी जारी रखना चाहता हूँ चैनल को। और ये चैनल आगे भी चलेगा निश्चित तौर पे, आपका सपोर्ट रहेगा तो। चलिए, तो हम पढ़ाई पर आते हैं। और कृपया ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल ग्रुप्स के साथ वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। संस्कृति का स्वरूप, इसके जो लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का फोटोग्राफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये इसके लेखक हैं। और जो पाठ है वो एक निबंध है, यानी हर पाठ की एक विधा होती है, हर एक प्रारूप होता है, एक फॉर्मेट होता है। जैसे कविताओं में भी गज़ल, मुक्तक, दोहा, बरवे, छप्पई, ये सारे के सारे छंद होते हैं, है ना। कविताएं होती हैं, गीत होता है। ऐसे ही गद्य में भी होती हैं विधाएं, जैसे निबंध, कहानी, डायरी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और कहानी, एकांकी, लघु कथा, ये सारे के सारे इसमें अलग अलग विधाएं होती हैं। तो ये जो पाठ है वो है निबंध। ठीक है, निबंध है। और इस निबंध में क्या बताया, संस्कृति का स्वरूप यानी संस्कृति के बारे में बताया, कल्चर के बारे में बताया। तो हम सारांश देखते हैं क्या है ये। तो संस्कृति शब्द जो होता है बड़ा व्यापक होता है, अपनी पुस्तक में भी आप ऊपर सारांश देख सकते हैं। सांस्कृतिक कार्य बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष होता है। जो हम सांस्कृतिक कार्य करते हैं वो व्यर्थ नहीं होते, वो कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए ज़रूरी हैं। जैसे अन्य कार्य ज़रूरी हैं, ऐसे ही सांस्कृतिक कार्य भी ज़रूरी हैं। यानी कि आर्थिक कार्यक्रम, जो पैसा देने वाले कार्यक्रम हैं, उनसे कम महत्व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नहीं है। यानी दोनों इक्वल हैं, दोनों ही एक रथ के पहिए हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की कुशल नहीं रहती। जो उन्नत देश हैं, जो सक्सेसफुल देश हैं, वो दोनों को एक साथ संभालते हैं, यानी सांस्कृतिक कार्य को भी संभालते हैं और आर्थिक कार्य को भी संभालते हैं। क्योंकि आर्थिक कार्य से हमारा पैसे के रूप में तो उत्थान हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यों से हमारा चारित्रिक उत्थान होता है। यानी कि हमारे अंतःकरण का, हमारा अंदरूनी रूप से जो विकास है वो सांस्कृतिक कार्यों से ही होगा। तो इसमें देखिए, केंद्रीय भाव का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया। सबसे ऊपर आपके पेज पर लिखा है केंद्रीय भाव। तो यही केंद्रीय भाव जो है इस पाठ का सारांश है। कहा गया है कि संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण विकास है। संस्कृति जो है वो इंसान के बीते हुए समय, भूतकाल, वर्तमान यानी जो चल रहा है, और भावी यानी जो आने वाला भविष्य है, ऐसे जीवन के सर्वांगीण विकास और उसकी पूर्णता का आधार है। मनुष्य के जीवन की पूर्णता का आधार है। मनुष्य का जीवन कभी रुकता नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। कोई भी मनुष्य मृत्यु के बाद खत्म नहीं हो जाता, बल्कि उसके विचार, उसका ज्ञान, उसकी बातें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। मनुष्य मतलब मनुष्य का जीवन कभी भी रुकता नहीं है, मृत्यु के बाद भी रुकता नहीं है, बल्कि मनुष्य जीवित रहता है, उसका जीवन चलता रहता है। संस्कृति के विविध रूपों का उत्तराधिकार हमारे साथ चलता है। यानी संस्कृति के जो विभिन्न रूप हैं उनका जो उत्तराधिकार है, उनका जो क्या बोलते हैं, धरोहर है, वो हमारे साथ हमेशा चलती है। धर्म यानी कि हमारी रिलीजन, दर्शन यानी फिलॉसफी, और साहित्य यानी लिटरेचर उसी के अंग हैं।
यानी इन रूपों में संस्कृति हमारे साथ हमेशा रहती है। संस्कृति को लेखक ने मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर निरूपित किया है। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। यानी देश का संवर्धन, देश का विकास करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है संस्कृति की साधना। इसलिए बुद्धि का संबल लेना आवश्यक है। पूर्व और नूतन यानी पुराने और नए का जहाँ मेल होता है वहीं उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। यानी संस्कृति में पुराने और नए का मेल होता है। मनुष्यों के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। मनुष्यों का जो चरित्र है, मनुष्य की जो संस्कृति है वो उसके कार्यों द्वारा निश्चित की जाती है। जैसे जिसके कार्य हैं वैसे उसके संस्कार, संस्कार से ही संस्कृति शब्द आया है। तो हमें दुराग्रहों से मुक्त होकर ही प्रत्येक वस्तु को कसौटी पर कसकर देखना होगा। हमें पूर्वाग्रह पर अड़िग नहीं रहना। हमें किसी वस्तु को, किसी ज्ञान को, किसी कल्चर को, किसी संस्कृति को कसौटी पर कसकर देखना चाहिए, क्या ये सही है। कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है। तब वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। इसलिए पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं उन्हें लेकर हम कर्म में लगे। यानी कि पहले का जो कल्चर है उसे हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसमें जो अच्छे तत्व हैं उन्हें हमें ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पुरानी कल्चर को हम छोड़ दें, वो बेकार है, व्यर्थ है, ऐसा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हमें नए को छोड़ देना चाहिए। हमेशा सतत विकासशील प्रक्रिया जो रहती है वो अच्छी रहती है। जैसे कि बहता हुआ जल निर्मल होता है और रुका हुआ पानी जो है सड़ जाता है। इसी प्रकार से पुराने में से भी अच्छा ग्रहण करें और नए को भी एक्सेप्ट करें, यही है संस्कृति। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल संस्कृति शब्द के स्वरूप, अर्थ और महत्व को कई प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। तो निबंधकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का मानना है कि जीवन के विभिन्न रूपों का समुदाय ही संस्कृति होता है। संस्कृति के इन रूपों का उत्तराधिकार हमारे साथ चलता है किन किन तरीके से, धर्म, दर्शन और साहित्य से। यानी कि रिलीजन, फिलोसफी और लिटरेचर के द्वारा हमारे साथ ही हमेशा चलता है। तो संस्कृति जो है वो किसी प्रकार के दुराग्रह से मुक्त होती है। किसी भी प्रकार का दुराग्रह यानी कि बोल सकते हैं हम उसमें कोई दुराग्रह, दुराग्रह वर्ड को हम यहाँ से ले सकते हैं कि कट्टरता, यानी कि टिके रहना, एक चीज़ पर अड़े रहना, उस पर आश्रित नहीं रहती है ना। यानी कि रूढ़िवादिता पर नहीं रहती, रूढ़ नहीं रहती, है ना। तो यही कारण है कि जब कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों के उलझन में फंस जाता है तब वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकालीन तत्व हैं उनको हम ग्रहण करें और हम कर्म में लगे नई वस्तु का निर्माण करें। तो निबंधकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का मानना है कि जीवन को उठाने वाले जो नियम हैं वे जब आत्मा में बसने लगते हैं तभी धर्म का सच्चा आरंभ मानना चाहिए। साहित्य, कला, दर्शन और धर्म से जो मूल्यवान सामग्री हमें मिल सकती है उसे नए जीवन के लिए ग्रहण करना, यही सांस्कृतिक कार्य की उचित दिशा और सच्ची उपयोगिता है। और यही इस पाठ का सारांश है। तो हमने सारांश तो देख लिया। अब आइए हम प्रश्नोत्तरों की ओर रुख करते हैं और प्रश्नोत्तर देखते हैं कि प्रश्नोत्तर में क्या कह रहे हैं, अभ्यास में हमें क्या करना है। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, अपनी अपनी पुस्तकों में देख सकते हैं और स्क्रीन पर भी मैं आपके लिए देके रख रहा हूँ कि आप प्रश्न उत्तर देख सकें। तो सबसे पहला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न में हम देख रहे हैं संस्कृति से लेखक का क्या आशय है। तो संस्कृति से लेखक का आशय जीवन ढंग से है। दूसरा प्रश्न, व्यक्ति का जीवन कब ढलने लगता है। तो व्यक्ति का जीवन तब ढलने लगता है जब वह एक ही पड़ाव पर टिका रहता है। तीसरा प्रश्न है, हमें दुराग्रह क्यों छोड़ देना चाहिए। हमें दुराग्रह इसलिए छोड़ देना चाहिए कि हमारे मत के समान दूसरे का मत भी तो हो सकता है। जो हम सोच रहे हैं वैसे दूसरा भी कुछ सोच सकता है, तो हम सोचते हैं कि हम सही सोच रहे हैं केवल, इसीलिए हमें दुराग्रह छोड़ देना चाहिए। चौथा प्रश्न है, भूतकालीन साहित्य से हमें क्या ग्रहण करना चाहिए। पास्ट लिटरेचर से हमें क्या ग्रहण करना चाहिए। तो भूतकालीन साहित्य से हमें रूढ़ियों से ऊपर उठकर उसके नित्य अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। पांचवा है, धर्म का मथा हुआ सार क्या है। धर्म का मथा हुआ सार है प्रयत्न पूर्वक अपने आप को ऊंचा बनाना। इस प्रकार से ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे होते हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर आते हैं। तो पहला प्रश्न है, उन्नत देश कौन से दो कार्य एक साथ संभालते हैं। तो उन्नत देश आर्थिक कार्य और संस्कृति संबंधी कार्य, ये दोनों कार्यों को एक साथ संभालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृति जीवन के लिए आवश्यक क्यों है। तो संस्कृति जीवन के लिए आवश्यक है यह इसलिए कि इससे हमारी निष्ठा पक्की होती है, हमारे मन की परिधि विस्तृत हो जाती है, हमारी उदारता का भंडार भर जाता है। तीसरा प्रश्न है, कौन से मनुष्य आत्महनन का मार्ग अपनाते हैं। यानी कि अपनी ही हत्या का, अपने ही नुकसान का मार्ग कौन अपनाते हैं।
तो जो यह सोचता है कि पहले आचार्य और धर्मगुरु जो कह गए हैं सब सच्चा है, उनकी सब बात सफल है और मेरी बुद्धि या विचार शक्ति टुटपुंजिया, ऐसा वाक्य प्रमाण के ढंग पर सोचने वाले मनुष्य केवल आत्मनन का मार्ग अपनाते हैं। यानी कि जो मनुष्य सोचते हैं कि मेरा कोई दिमाग ही नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं सोचूं ही नहीं, कुछ विचारूं ही नहीं, जो केवल आचार्य कह गए, धर्मगुरु जो कह गए, बस वही 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 करूं, तो मनुष्य का दिमाग फिर भगवान ने, ईश्वर ने क्यों दिया? जो केवल ऐसा सोचते हैं कि पहले जो आचार्य और धर्मगुरु कह गए हैं वो सब सच्चा है, वो सब सफल है और वही करना है, हमें कुछ और नहीं करना, अपने साइड से दिमाग चलाना ही नहीं है, बस एक लिखे हुए पढ़ने पढ़ने की तरह हमें सब कुछ करना है, मतलब कोई दिमाग का यूज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। जो ऐसा सोचते हैं वो मनुष्य आत्मनन का ही मार्ग अपनाते हैं। और चौथा प्रश्न है, कैसे लोग नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते? तो जब कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों के उलझन में फंस जाते हैं, तब वे नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते। इस प्रकार से प्रश्न उत्तर संपूर्ण होते हैं। प्रश्न उत्तरों के बाद हमें भाषा अनुशीलन में दिया है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द में हमें पहला दिख रहा है उन्नति, फिर उदारता, फिर नूतन, फिर सम्मान। तो उन्नति का विलोम होगा अवनति, उदारता का अनुदारता, नूतन का पुरातन और सम्मान का अपमान। इसके बाद अगला प्रश्न हमें दिया है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है जीवन का ठाट। इस मुहावरे का या लोकोक्ति का अर्थ है संपन्नता, यानी कि इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे संपन्नता, उसके जीवन का ठाट ढह गया है। दूसरा है कसौटी पर कसना। इसका अर्थ है कड़ी परीक्षा लेना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे सोने को कसौटी पर ही कसा जाता है। तीसरा है घर खीर तो बाहर खीर। इसका अर्थ है चारों ओर सुख ही सुख। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे भाग्यवानों का क्या कहना, उनके लिए तो घर खीर है तो बाहर भी खीर है, चारों ओर सुख ही सुख है। इस प्रकार से मुहावरों को हमने अर्थ भी देख लिया और वाक्य में प्रयोग भी कर लिया। तीसरा प्रश्न है तत्सम और तद्भव शब्दों को छांटकर पृथक पृथक लिखना है, अलग अलग करके लिखना है। हमें शब्द दिए ठाठ, चंद्र, संध्या, सहस्रों, पुराना, रास्ता। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज़ हिंदी में आए, और तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आने पर कुछ बदलाव के साथ यूज़ हुए, उनका रूप कुछ बदल गया है। तो संस्कृत और हिंदी में जो समान शब्द रहते हैं वो हैं तत्सम। तो तत्सम कौन से शब्द हैं इसमें? एक तो चंद्र है, संध्या है, सहस्रों है। तद्भव शब्द हैं ठाठ, पुराना और रास्ता। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, उन्हें शुद्ध रूप में लिखिए। यानी कि वर्तनी की दृष्टि से, यानी कि अगर देखा जाए तो अक्षर मात्राओं की दृष्टि से गलत है, हमें इनको शुद्ध बनाना है। जैसे पहला शब्द है ऐच्छिक, ये लिखा है ऐच्छिक, गलत है, तो हमें इसे करना है ऐच्छिक, अय का स्वर बनाना है। फिर लिखा है किरण, किरण गलत है, सही शब्द है किरण। फिर है ज्योत्सना, ज्योत्सना नहीं होता, ज्योत्सना होता है। फिर लिखा है ध्वनि, ध्वनि नहीं होता, ध्वनि होता है, ध्वनि, छोटी ई का स्वर लगाएंगे। अगला है प्रतिलिपि, यानी प्रतिलिपि बड़ी ई की मात्राएं, जबकि होता है प्रतिलिपि, छोटी ई की मात्राएं, छोटी ई के स्वर रहेंगे। फिर लिखा है उज्जैनी, उज्जैनी नहीं होता, उज्जैनी होता है, तो इसको भी करेक्शन करेंगे। इस प्रकार से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सही कर सकते हैं। और ये हमारे भाषा अनुशीलन के प्रश्न भी पूरे होते हैं। इस प्रकार से हमारे पाठ जो है कंप्लीट होता है। अब हमें क्या देखना है? अब हमें इनके संदर्भ, प्रसंग और अर्थ देखने हैं, और जो इम्पोर्टेंट पद्य हैं, इम्पोर्टेंट सॉरी पद्य नहीं, इसमें से इम्पोर्टेंट गद्य हैं उनके हम संदर्भ प्रसंग अर्थ देखेंगे। तो संदर्भ प्रसंग अर्थ के लिए मैं समझता हूँ कि एक सेपरेट वीडियो हम पर आना चाहिए, जो कि हम अलग से बनाएंगे। आपने इस वीडियो को देखा, देखने के लिए धन्यवाद, और आप जल्दी ही इनकी सही इनकी व्याख्याओं के जो आवश्यक व्याख्याएं परीक्षा उपयोगी हैं उनके वीडियो आप देखेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।